उसी तरह से शताधिक पांडुलिपियां देखने के बाद कहीं से कोई सही पाठ मिल जाता है, शुद्ध पाठ मिल जाता है, तो वो सुवर्ण के तुल्य होता है। लेकिन एक सुवर्ण की रज को, एक कण को प्राप्त करने के लिए आपको कहीं किलोग्राम में धूल को साफ करनी पड़ती है। यानी कोशिश ज्यादा, उपलब्धि बहुत कम, ऐसा एक एरिया है। ये सही संशोधन की दिशा अवश्य है, लेकिन पुरुषार्थ और वर्षों की तपश्चर्या के बाद एक सुवर्ण की कण प्राप्त होती है, जिसके लिए पूरा आयास है। उसकी पूरी प्रक्रिया की बात हम करने जा रहे हैं। आश्चर्य की और आनंद की बात है कि हमने भारत देश में आजादी होने से पहले महाभारत का समीक्षित पाठ तैयार करने का प्रयास किया और सफलता भी प्राप्त की और प्रशंसा भी प्राप्त की, जिससे प्रेरणा लेकर अद्यावधि हम उस कार्य में लगे हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर जाइए। तो इस दिशा में क्यों हम काम कर रहे हैं, एक सुवर्ण की कणिका को प्राप्त करने का हमारा ये उपक्रम होता है। व्हाट द वर्ड क्रिटिकल डिनोट्स, क्रिटिकल शब्द से हम क्या समझते हैं? जब क्रिटिकल एडिशन की बात करते हैं तो सबसे पहले व्हाट मे बी द क्रिटिकल, क्रिटिकल किसको हम कहेंगे? देयर आर 6 ऑप्शंस विथ अस। क्रिटिकल शब्द को समझने के लिए पुराने पुराने यानी शताब्दियों पहले लिखे गए जो ग्रंथ हैं, प्राचीन साहित्य के जो ग्रंथ है, उसका क्रिटिकल स्टडी करना, उसका क्रिटिकल संपादन तैयार करना मीन्स व्हाट। तो कोई विद्वान ऐसा कहते हैं कि टू डिस्क्राइब और डिपिक्ट ए रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री। क्या क्रिटिकल एडिशन बनाना का मतलब ऐसा हो सकता है कि ऐतिहासिक दस्तावेज का हम निरूपण करने जा रहे हैं? पहला ऑप्शन। टू डिपिक्ट द ओरिजिनल स्टोरी लाइन, क्या हम उस ग्रंथ में जो निरूपित है उसके मूल कथानक को रेखांकित करना चाहते हैं, उसको हम क्रिटिकल एडिशन कहेंगे। अगल बगल की बात को छोड़ देंगे, मूल कथानक को हम पॉइंट आउट करेंगे, क्या उसका नाम क्रिटिकल एडिशन है? दिस इज द सेकंड ऑप्शन। टू डिपिक्ट द ओरिजिनल टेक्स्ट, क्या मूलगामी पाठ का पुनः प्रतिष्ठापन हम करना चाहते हैं? दिस इज द थर्ड ऑप्शन। मूलगामी यानी मूल ग्रंथकार ने अपने हाथ से लिखा, या मूल ग्रंथकार ने लिखना जो चाहा होगा, उसको जो अभिष्ट होगा, ऐसे पाठ को खोजकर उसका प्रतिष्ठापन करना, उसका गुणगान निश्चित करना, क्या उसको क्रिटिकल एडिशन कहेंगे? चौथा ऑप्शन। टू डिस्कवर द सोशल कस्टम्स इन एंशिएंट इंडिया, क्या हम प्राचीन सामाजिक रीतियां खोजना चाहते हैं? क्रिटिकल एडिशन के उपक्रम से हम क्या निश्चित करेंगे? सोशल कस्टम्स को हम खोजना चाहते हैं महाभारत में से। और टू डिस्कवर द मैजेस्टी ऑफ ओरल लिटरेचर, ये रामायण महाभारत सबको हम प्रोक्त साहित्य कहते हैं। प्रवचन उक्तम इति प्रोक्तम, प्रवचन के माध्यम से व्यासपीठ पर बैठे पौराणिकों के द्वारा कही गई ये पौराणिक कथाएं, आख्यान उपाख्यान, जो मौखिक परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो साहित्य चला आ रहा है, क्या हम उसकी कोई भव्यता को खोजना चाहते हैं? क्रिटिकल एडिशन बनाने से हम क्या हासिल करेंगे? छठा ऑप्शन है टू क्रिएट ए स्टेबिलाईजेशन अमंग द अवेलेबल टेक्स्ट, क्या उपलब्ध पाठ या पाठांतरों का स्थिरीकरण, ध्रुवीकरण। क्योंकि महाभारत ऐसे शीर्षक से लिखी गई दुनिया भर की, न केवल भारत बाहर चली गई सभी पांडुलिपियों को एकत्र करके जब उसका हम कार्य शुरू करते हैं, कौन सही पाठ होगा, कौन प्राचीन से प्राचीनतर पाठ होगा, प्राचीनतर से प्राचीनतम पाठ कौन होगा, उसको खोज निकालकर उसको हम पुनः प्रतिष्ठापित करेंगे और उसको ही प्रकाशित करेंगे।
और ऐसा इसलिए हम करना चाहते हैं कि अब आगे अनुगामी समय में हमारी ये पाठ परंपरा में और भ्रष्टता और जीर्ण शीर्णता और गिरावट न आ पाए, टू स्टेबिलाइज द among द अवेलेबल टेक्स्ट। तो ये 6 विकल्प आपके सामने मैंने रखे हैं, उनमें से तीसरा और छठा जो विकल्प है वो क्रिटिकल एडिशन के लक्ष्यांक की ओर अंगुली निर्देश करते हैं, वो सही आंसर है। तो क्रिटिकल शब्द से टू डिपिक्ट द ओरिजिनल टेक्स्ट एवं टू क्रिएट ए स्टेबिलाईजेशन अमंग द अवेलेबल टेक्स्ट, ये हमारा गोल है, ये हमारा लक्ष्यांक है। हम क्रिटिकल एडिशन से ये कार्य करने जा रहे हैं। इस अभिष्ट कर्म को करने के लिए हम उद्यत होते हैं, परिश्रम उठाते हैं। नेक्स्ट, number 3 and 6 come close to what a critical addition is. All other numbers are not connected with the issue of critical addition. तीसरा और छठा विकल्प हमारे काम का है। ठीक है, आगे अब देखिए, भारत में जो ओरिएंटल स्टडीज या इंडोलॉजिकल स्टडीज कब से शुरू हुआ, उसका नव जागरण कब से हुआ? तो अंग्रेजों के आगमन के बाद 1784 में, ये वर्ष आपको ध्यान में रखना चाहिए। कब से लेकर संस्कृत विद्या का नव जागरण, रेनेसा कब हुआ? तो जब सबसे पहले कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ वेस्ट बंगाल की स्थापना हुई, और स्थापना होने के साथ साथ एशियाटिक रिसर्चेस वॉल्यूम निकलने, वहां की पत्रिका, वहां का एक वार्षिक अंक निकलना शुरू होता है, जहां बड़ी बड़ी रिसर्च, अब बड़े बड़े अभिलेखों का उद्वाचन करके सारी सामग्री, भारत की संस्कृति को उजागर करने वाली सामग्री वहां प्रकाशित होना आरंभ होता है। तो 1784 ये संस्कृत विद्या का एक नया सूर्योदय का दिवस है। उसी सिलसिले में 5 वर्ष के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में सर विलियम जॉन्स आते हैं, जो ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, जर्मन, ये सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस को जानते थे। वैसे थे तो वो विधि शास्त्रवेत्ता, मनुस्मृति का अनुवाद भी किया था कि हिंदुओं का न्याय हम कैसे करेंगे, यानी लॉ, कायदा कानून के साथ जुड़ा हुआ आदमी था। फिर भी साहित्य में रुचि होने के कारण, नई नई भाषाएं सीखने का शौक होने के कारण उन्होंने यहाँ कलकत्ता में आकर संस्कृत विद्या का अध्ययन किया, संस्कृत पूर्ण रूप से समझ लिया। और तत्पश्चात उन्होंने 1789 में, देखिए 84 में स्थापना होती है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ वेस्ट बंगाल की, और 1789 में 5 वर्ष के बाद उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम का, जो बंगाल में चलने वाला पाठ था, उसकी पांडुलिपियां खोज कर उसका अंग्रेजी अनुवाद के साथ प्रकाशन किया। दैट वाज द ग्रेट पाथ ब्रेकिंग इवेंट। पूरे पश्चिमी जगत को हिलाने वाली एक घटना घटित होती है कि जिस देश पर हम शासन करने पहुंच गए हैं, वहां की प्रजा इतनी प्रबुद्ध है, इतना उच्च कोटि का एक क्लासिकल ड्रामा यहाँ लिखा गया है। और इस अंग्रेजी अनुवाद का फ्रेंच अनुवाद होता है, फ्रेंच का बाद में जर्मन अनुवाद होता है, जो ग्यूथे, जर्मन महाकवि गेटे, जिसको कहते गटे कहते हैं, गेटे कहते हैं, या ग्यूथे भी बोला जाता है, उन्होंने उसका बहुत प्रशंसात्मक एप्रिसिएशन किया, जिसको सुनकर कहीं वहां के जर्मन और फ्रेंच पॉलिटिशियंस ने ऐसा कहा था, वहां के राजकीय एक्टिविटी में, क्योंकि वो लोग भी अंग्रेजों से दबे हुए थे, अनुशासित थे, तो उन्होंने उसको ऐसा टोना मारा कि आप लोग भारत पर कैसे राज करने चले गए। ये भारतीय प्रजा तो पहले से इतनी प्रबुद्ध है कि उन लोगों को इंग्लैंड पर शासन करना चाहिए, आप लोगों पर शासन करना चाहिए। यानी फ्रेंच और जर्मनी के पॉलिटिशियंस ने अंग्रेजों को शाकुंतल का अनुवाद पढ़कर इतने दबाए थे, इतना टोना मार दिया था। यानी पूरी
जर्मन स्कॉलरशिप का भी ध्यान आकृष्ट हुआ कि भारत की पांडुलिपियों में क्या है। और जैसे अंग्रेज लोग आए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, उसके बाद रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई, देश के अन्य बड़े बड़े शहरों में हुआ, और उन लोगों ने भारत की पांडुलिपि एकत्र करके विदेशों में पहुंचाना शुरू कर दिया, जिसका अध्ययन करके जर्मन विद्वानों ने संस्कृत के साथ बहुत सही न्याय करना शुरू किया। उसी सिलसिले में यानी 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम का बंगाली पाठ का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित होने के बाद और कुछ नई पांडुलिपियां विदेशों में चली गई। तो ऑटो बॉटलिंग ने, जिन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी का भी संपादन किया है, ऑटो बॉटलिंग ने 1842 में देवनागरी पांडुलिपियां को उठाकर अभिज्ञान शाकुंतलम का समीक्षित पाठ निकाला। उसी सिलसिले में 1849 में, आप देखिए वर्ष, आप देखते जाइए, 49 में मैक्स म्यूलर ने और नई 12 पांडुलिपियां प्राप्त की भारत से। और उसी समय, सॉरी, शाकुंतल की नहीं, ये ऋग्वेद संहिता की सायण भाष्य के साथ 12 पांडुलिपियां प्राप्त की मैक्स म्यूलर ने, और उन्होंने उसका सायण भाष्य के साथ संपादन किया और प्रकाशन किया। तो उस सब की प्रिफेस में उन्होंने समीक्षित पाठ संपादन के सिद्धांत भी देना शुरू किए। आज हम जब महाभारत की क्रिटिकल एडिशन के बारे में बात करने वाले हैं, तो उसका एक पूर्व इतिहास क्या है, कहां से इंडोलॉजिकल स्टडीज का आरंभ हुआ है, उसकी ओर प्रत्येक संस्कृत के छात्रों का ध्यान होना चाहिए। ये 1884 से लगातार भारत की पांडुलिपियों का अध्ययन होता है, यहाँ की पांडुलिपियां विदेशों में चली जाती है, और वहां से क्रिटिकल एडिशन निकालने की एक परंपरा शुरू होती है। और जब मैक्स म्यूलर ने सायण भाष्य के साथ ऋग्वेद का संपादन किया, तब उन्होंने 2-3 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण लिखे हैं। अशुद्धि और पाठांतर में भेद करना चाहिए। जब क्रिटिकल एडिशन बनाएंगे, तो क्रिटिकल एडिशन में फुटनोट में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। तो उन्होंने कहा कि जो स्क्राइबल एरर है, लहिया के द्वारा लिपिकार के प्रमाद के कारण, अज्ञानवशात, अनवधानवशात जो भी स्खलन होते हैं, उसको पाठांतर मानकर उसका सन्निवेश फुटनोट में नहीं करना चाहिए। केवल अर्थभेदक नए शब्द जो होते हैं, नए अर्थ देने वाले शब्द होते हैं, जिसको रियल सेंस में वेरिएंट कहेंगे, पाठांतर कहेंगे, उसको ही पाद टीप में, फुटनोट में स्थान देना चाहिए। उन्होंने पांडुलिपियों का वंशवृक्ष सोचने का तर्क भी प्रस्तुत किया। धीरे धीरे करके क्रिटिकल एडिशन बनाने के नियम आते हैं, उसके नमूने हमारे सामने पेश होने लगते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था कि जिन पांडुलिपियों में एक समान अशुद्धि हो, उनकी पूर्वज प्रति एक समान रही होगी। कॉमन एरर लीड्स टू द कॉमन एंसेस्टर। समान अशुद्धि 2-4 पांडुलिपि में मिलती है, तो आपको मानना पड़ेगा कि उसकी पूर्वज प्रति में ऐसी अशुद्धि रही होगी जिसका अनुसरण होता रहा है। तो इस तरह से धीरे धीरे एक पीढ़ी की पांडुलिपियों से हटकर आगे वाली पीढ़ी की पांडुलिपियों में क्या होगा, ऐसी खोज करने की विधाएं, उसके तर्क, उसके अनुमान के तर्क हमारे सामने प्रस्तुत रखे गए हैं। तो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ क्रिटिकल एडिशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाभारत की पांडुलिपियों से समीक्षित पाठ संपादन का जो अब इतिहास शुरू करना है, तो 1800, देखिए, 95 में सायण भाष्य के साथ ऋग्वेद संहिता, फिर 3-4 वर्ष के बाद इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ ओरिएंटलिस्ट पेरिस में एक सम्मेलन होता है, कॉन्फ्रेंस होती है, जो 11वीं थी। तो उसमें विंटरनिस नाम के विद्वान ने महाभारत की समीक्षित आवृत्ति की मांग प्रस्तुत की कि वी शुड अटेम्प्ट टू क्रिएट ए क्रिटिकल एडिशन ऑफ द नेशनल एपिक ऑफ इंडिया, दैट इज महाभारत।
भारत का जो वीर चरित काव्य है, एपिक काव्य है, उसकी हम लोगों को समीक्षित आवृत्ति बनानी चाहिए। ऐसी मांग कहां से आई? तो भारत देश से विदेशों में महाभारत की बहुत सारी पांडुलिपियां चली गई। उन्होंने उसका तुलनात्मक अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि साउथ इंडिया की पांडुलिपियों में जो महाभारत है, उससे भिन्न पाठ उत्तर भारत की पांडुलिपियों में चल रहा है। सो दे हैव put one proposal before the galaxy of all scholars कि we should attempt this। महाभारत की क्रिटिकल एडिशन बनाने का हमें उपक्रम करना चाहिए। और उसी सिलसिले में 2 वर्ष के बाद 1899 में जब 12वीं परिषद, 2-2 वर्ष के बाद एक कॉन्फ्रेंस होती थी, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ ओरिएंटलिस्ट, वहां पर उन लोगों ने संस्कृत एपिक टेक्स्ट सोसाइटी की स्थापना भी कर दी और बर्लिन, वियना में चंदा यानी फंडिंग एकत्र करना शुरू किया। दे हैव स्टार्टेड टू कलेक्ट सम मनी, क्योंकि वो लोग जानते थे कि भारत से पांडुलिपियां मंगवानी पड़ेगी, उसके लिए स्कॉलर्स को रखने पड़ेंगे, उसको कॉपी करनी पड़ेगी, डिसाइफर अलग अलग लिपियों में से उसका देवनागरी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उन्होंने रिसर्च फंड का एकत्रीकरण शुरू किया और 1908 में हेनरिच ल्यूडर्स नाम के विद्वान आए। ल्यूडर्स ने आदि पर्व के 67 श्लोकों को लेकर एक सैंपल के रूप में समीक्षित आवृत्ति तैयार करके प्रस्तुत कर दी। दे स्टार्टेड वर्किंग, जिसकी पाद टीप में पाठांतर दिए तथा ब्रह्मा गणेश का संवाद प्रक्षिप्त घोषित करके परिशिष्ट में डाल दिया। तो क्या ओरिजिनल होगा, क्या प्राचीनतम होगा, क्या बाद में जुड़ा होगा, व्हाट मे बी द क्षेपका, व्हाट मे बी द इंटरपोलेटेड पोर्शन, उसको हटाओ। ऐसी प्रवृत्ति इन लोगों ने इसीलिए स्टार्ट की थी कि वे लोग हमारी पांडुलिपियों पर कार्य करने से पहले बाइबल की पाठालोचना कर चुके थे। दे हैव स्टार्टेड, वहां कैथोलिक संप्रदाय वाले मानते थे कि वहां बाइबल में देयर आर 73 चैप्टर्स, लेकिन ये जर्मन स्कॉलरशिप ने उनमें इंटरपोलेटेड चैप्टर्स खोज निकाले और कहा कि नो नो नो, देयर आर ओनली 66 चैप्टर्स इन बाइबल। 73 और 66 के बीच में विवाद शुरू हुआ, वो लोग प्रोटेस्टेंट बने। तो बाद में जुड़े अंश को, इंटरपोलेटेड पोर्शंस को खोजने की एक्टिविटी वो लोग जो बाइबल में कर चुके थे, वो शिक्षा दीक्षा हम भारतीयों को देने लगे, उसका एप्लीकेशन हमारे संस्कृत ग्रंथों पर करने लगे। नई पीढ़ी को ये बात समझ लेना है, क्योंकि अब आगे चलकर जो अनुगामी समय आ रहा है, 20-25 वर्ष में हमें भारत सरकार ने न केवल राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना की है, अभी हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने ज्ञान भारतम नाम का भी एक अभियान शुरू किया है। कुछ समय में आपके सामने कुछ नई बात आने वाली है। उस ज्ञान भारत में अब ऐसी सोच आ रही है कि हमें हमारी, ये पंकज पांडे जी अपना माइक बंद करो। पंकज पांडे, आपका माइक म्यूट कर दीजिए। तो ज्ञान भारत की जो नई संकल्पना नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं, उसमें अब हमें भारतीय दृष्टिकोण से हमारे संस्कृत ग्रंथों का संपादन करना है। इसीलिए जो जर्मन स्कॉलरशिप ने हमें ये शिक्षा दीक्षा दी है कि प्रक्षिप्त भाग को हटाओ। हकीकत ये है कि हमने हमारे संस्कृत ग्रंथों का नित्य परिवर्तन, परिवर्धन और परिष्कार किए हैं। अलग अलग शताब्दियों में हमने बहुत कुछ नया जोड़ा है, हमारे ज्ञान का संवर्धन किया है, उसमें परिष्कार किया है। तो अब जर्मन स्कॉलरशिप ने दिए हुए चश्मे के आधार पर हम समीक्षित पाठ संपादन नहीं करेंगे। मैं कुछ और नई बात आज बोल रहा हूं कि बाइबल के लिए सोची गई मेथोडोलॉजी को छोड़कर अब हमें कुछ नई दिशा में काम करना है। जो ज्ञान भारतम का उल्लेख मैं कर रहा हूं, कुछ ही समय में आप सभी संस्कृतज्ञ इनसे वाकिफ हो जाएंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं। इन लोगों ने लेकिन जब सैंपल रूप में महाभारत की क्रिटिकल एडिशन बनाई थी हेनरिच ल्यूडर्स ने, और केवल 67 श्लोक लिए थे हाथ में, उनमें भी ब्रह्मा और गणेश के बीच में जो संवाद था उसको प्रक्षिप्त घोषित कर दिया।
और परिशिष्ट में डाल दिया। तो विंटरस ने 20 वर्ष के बाद फिर वही मांग की, उससे सैंपल तो बना दिए लेकिन कुछ और ज्यादा काम वो लोग नहीं कर पाए, क्योंकि उसी समय पर विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। तो भारत से पांडुलिपियां स्टीमर में वहां जा नहीं पाती थी। फंड एकत्र कर लिया था लेकिन सामग्री यहां से नहीं जा रही थी। सो दे हैव टू पोस्टपोन दैट कार्यक्रम। महाभारत की क्रिटिकल एडिशन बनाने का कार्य स्थगित करना पड़ा। वो हमारे भारतीय विद्वानों के लिए बड़ी महत्व की कड़ी बन गई। तो भारत में पुणे में 1970 में 17 में 1917 में भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई, और केवल 2 वर्ष के बाद यानी 1919 में, आज से 100 वर्ष पहले, हम 2025 में बात कर रहे हैं, ये 1919 में भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 300 से अधिक पांडुलिपियां महाभारत की एकत्र की और उसकी समीक्षित आवृत्ति बनाने का कार्य शुरू कर दिया। तो जो यश विदेशों में जाने वाला था, जर्मन स्कॉलर्स कहेंगे, हमको कहने वाले थे कि हमने आपके एपिक का, महाभारत का समीक्षित पाठ तैयार किया, लेकिन आशीर्वाद रूप में जो विश्व युद्ध हुआ और ये कार्य वो लोग नहीं कर पाए, तो हमारे पुणे के विद्वानों ने, पुण्य श्लोक वी.एस. सुखथंकर जी ने, एस.के. बेलवेलकर जी ने, सारे भारतीय विद्वानों ने मिलकर इस कार्य को आरंभ किया और उसको सफलतापूर्वक परिपूर्णता को प्राप्त भी करवाया। तो उस समय पर रामकृष्ण गोपाल भांडारकर जी जीवित थे, आरजी भांडारकर। उन्होंने सबसे पहली संतुलन पत्रिका में पांडुलिपियों में से उठाकर महाभारत का जो मंगल श्लोक है उसको प्रथम पंक्ति में लाल इंक से, रेड रक्तवर्णी शाही से लिखा, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं वाचम ततो जयम उदीरयेत्। इस तरह से उन्होंने मंगल करके अन्य विद्वानों, करीब करीब 60 विद्वानों को अपॉइंट किए थे, अलग अलग पांडुलिपियां लेकर संतुलन पत्रिकाएं बनाई गई। संतुलन पत्रिका क्या होती है उसका विवरण हम आगे वाले व्याख्यानों में दे चुके हैं आपको, वहां पर देख लेना आपको। तो बाद में 1923 में नारायण बापूजी उटकीकर नाम के विद्वान ने विराट पर्व की एक सैंपल आवृत्ति, समीक्षित आवृत्ति निकाली और भारत, यूरोप और अमेरिका के विद्वानों को वो फीडबैक के लिए भेजी गई, आप अपना ओपिनियन दीजिए। तो वहां से अच्छे अच्छे सुझाव आए, प्रशंसा भी आई कि काम आप ठीक दिशा में कर रहे हैं, आपका लॉजिक ठीक है, आपकी मेथोडोलॉजी योग्य है। तो विदेश के विद्वानों को कॉन्फिडेंस में लेकर पुणे की विद्वत्ता ने महाभारत का कार्य शुरू कर दिया और उसके पहले प्रधान संपादक बने प्रोफेसर वी.एस. सुखथंकर जी। सुष्ठु कथाम करोति इति सुकथंकर, मराठी में उसको सुखणकर भी कहते हैं। अद्वैत जोशी लेक्चर के बाद उसका उच्चारण क्या है मराठी में वो बताएगा हमको, तो हम तो संस्कृत में उसको वी.एस. सुखथंकर, सुष्ठु कथाम करोति इति सुकथंकर ऐसी नाम से पुकारेंगे। तो सुखथंकर जी ने 1933 में आदि पर्वन की प्रथम समीक्षित आवृत्ति प्रकाशित की। इस तरह से हमारे देश में ये कार्य शुरू हुआ। आजादी से पहले आप देखिए 1933 में वी हैव पब्लिश द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ महाभारत, आदि पर्व, और उसकी एक 300 साढ़े 300 पन्ने की एक लंबी चौड़ी प्रस्तावना लिखी जिसको कहते हैं द प्रोलोगोमेना टू महाभारत। ये गूगल आर्काइव में फ्री डाउनलोडेबल है, आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। द प्रोलोगोमेना टू महाभारत, प्रीफेस के लिए प्रोलोगोमेना ऐसा शब्द है, गूगल आर्काइव में फ्री डाउनलोडेबल है। महाभारत को उन्होंने कहा कि महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है, एक वटवृक्ष जैसा है। संस्कृत में वटवृक्ष को न्यग्रोध कहते हैं, न्यग्रोध। चौमुखी विकासशील उसकी प्रवृत्ति होती है, चारों दिशाओं में फैलता है, कहां से उसका आरंभ हुआ किसी को मालूम नहीं होता है। इन द महाभारत वी हैव ए टेक्स्ट विथ अबाउट ए डजन वर्जन्स, 12-14 रूपांतरण उसके मिले, एक ही ग्रंथ के डजन से अधिक वर्जन यानी रूपांतर मिलते हैं। whose extreme types differ
in extent by about 13,000 stanzas, means 26,000 lines. A work which for centuries, ये आदि पर्व में 13,000 श्लोक यानी 26,000 पंक्तियां। आप देखिए कितना बड़ा विशाल काय ग्रंथ है। 18 पर्व है, कुल मिला के 1 लाख श्लोक वाला ही ग्रंथ है। उसमें कथानकों में इतना बढ़ाव चढ़ाव संक्षेप विस्तार, आदमी उसको पढ़कर पागल हो जाएगा कि मूल में व्यास ने गणेश जी से क्या लिखवाया होगा। Must have been growing not only upward and downward but also literally like the negrod tree growing on all sides. महाभारत भारत देश के सभी प्रदेशों में सभी प्रजाओं के बीच में अपने अपने रूप से विकसित होता जाता था। किसको ओरिजिनल महाभारत माना है? मद्रास का यानी तमिलनाडु का महाभारत अलग है, आंध्र प्रदेश का अलग है, कश्मीर का अलग है, गुजरात राजस्थान का अलग है, बंगाल में अलग है, कर्नाटक में अलग महाभारत की परंपरा चलती है, मध्य भारत में अलग चलती है। तो कहां पर हम अंगुली निर्देश करके ये कह पाएंगे कि ये मौलिक पाठ? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, very challenging task to decide the oldest text as well as the genuine text. देखिए, our objective, हमारा ध्येय क्या होना चाहिए? ये सुखतंकर जी लिखते हैं, our objective can only be to reconstruct the oldest form of the text. हम प्राचीन से प्राचीनतर और प्राचीनतर से प्राचीनतम पाठ का निर्धारण करेंगे, which इट इज पॉसिबल टू रीच, ये संभव है प्राचीन से प्राचीनतर पाठ को खोजना, ऑन द बेसिस ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट मटेरियल अवेलेबल। आज उपलब्ध जितनी भी पांडुलिपियां हैं इनके आधार पर हम ये कार्य कर पाएंगे। उत्तरवर्ती समय में जो लिखा है उसको हटा देंगे और जो प्राचीन से प्राचीनतर होगा, तो हमारी जो मिथक है भारत देश में कि ग्रंथकार है वो श्लोक बोलते रहते थे, गणेश जी लिखते थे। ये गणेश जी को लेखक कहेंगे, लिखती लेखक लहिया कौन बने? महाभारत के लिखिकार कौन थे? गणेश जी। और व्यास जी ग्रंथकार थे। तो हमारे वहां ये दो अलग एंटिटी थी। आपको बाण भट्ट के हर्षचरित में भी देखने को मिलेगी। बाण भट्ट की कथा बोलते थे कादम्बरी की, और लिखने वाला अलग था, उसको पढ़ने वाला अलग था। तो हमारे वहाँ ये ग्रंथ रचना की एक अलग इंडस्ट्री चलती थी। हर्षकाल भारतीय संस्कृति नाम की में लिखा है, उसको देख लेते जरा। तो महाभारत का जो पाठ है वो पाठ तो प्रोक्त कहते हैं, प्रवचन तेन प्रोक्तम, पाणिनि का सूत्र है, पाणिनिना प्रोक्तम इति पाणिनीयम तद्वत। जो कथाकारों के द्वारा महाभारत सुनाया गया है हमको, वो ग्रंथ मौखिक परंपरा से पूरे देश का है, और उसका जन्म स्थान जो पहली क्षण है वो भी मौखिक रूप से व्यास जी ने बोला और गणेश जी ने सुनकर लिखा। ऐसी हमारी भारत की मान्यता है जो महाभारत में लिखी हुई है। आदि पर्व के अनुक्रमणिका पर्व में ऐसा कहा गया है, लेखको भारतस्यास्य भवत्वं गणनायक मयैव प्रोच्यमानस्य मनसा कल्पितस्य च श्रुत्वेतत् प्राह विघ्नेशो यदि मे लेखनि क्षणं लिखतो नावतिष्ठेत तदास्यां लेखको ह्यहम्। व्यासोऽप्युवाच तं देवम् अबुद्ध्वा मा लिख क्वचित्। ओम इत्युक्त्वा गणेशोऽपि तदा बभूव लेखकः। सर्वज्ञोऽपि गणेशो यत्नम् आस्ते विचारयन् तावच्चकार व्यासोऽपि श्लोकान् अन्यान् बहून् अपि। मीन्स व्यास जी ने गणनायक को, गणपति महागणपति को प्रार्थना की कि मम त्वम लेखकः भव, आप मेरे लिए स्टेनोग्राफर बन जाओ, आप मेरे लेखक बनो। मैं भारत नाम का काव्य लिखना चाहता हूँ, मैं बोलता रहूंगा। मैंने जो मेरे मन में भारत युद्ध की, महाभारत की युद्ध की कहानी सोच रखी है वो मैं आपसे लिखवाना चाहता हूँ। मनसा पीतस्य भारत से काव्य
उसको सुनकर भगवान गणपति ने क्या कहा, श्रुत्वा एतत् प्राह विघ्नेश, उन्होंने कंडीशन रखी कि व्यास जी मैं आप लेखक की सेवा देने को तैयार हूं, लेकिन यदि मैं लेखनी क्षणम लिखतः न अपतिष्ठेत, मेरी कलम बीच में रुकेगी नहीं, आपको मुझे कांस्टेंट एक सिटिंग में लिखवाना होगा। तदा श्याम लेखको ही अहम, यदि आप एक ही सिटिंग में लिखवा देंगे तो मैं आपके लिए आपका लेखक बनने का कार्य करने को तैयार हूं। तो व्यास ने सोचा कि एक सिटिंग में तो इतना लंबा कैसे लिखवा सकेंगे, मुझे भी बीच बीच में थोड़ा विराम चाहिए। तो उन्होंने सामने एक दूसरी कंडीशन रखी, अबुद्धवा माँ लिखक क्वचित, हे गणेश मैं जो लिखवाऊं उसको पहले अंडरस्टैंड करना है, मन में समझना है, समझने के बाद आपको लिखना है। अबुद्धवा माँ लिखक क्वचित, गणेश जी ने वो कंडीशन मान्य कर ली। ओम इति उक्त्वा गणेशोपि तदा बभूव लेखक, उन्होंने लेखक का कर्म शुरू किया। अब गणपति सर्वज्ञ थे, फिर भी बीच बीच में ऐसे कूट श्लोक आते हैं महाभारत में जो गणेश जी समझ नहीं पाते थे, तो वो सोचने के लिए बैठ जाते थे 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। तावत चकार व्यासोपि श्लोकान अन्यान बहुनपि, तब तक व्यास जी अन्य श्लोक अपने मन में बना लेते थे। ये जो मिथक है, उस मिथक का कोई बुद्धिगम्य मर्म हमें खोजना चाहिए। ऐसे कोई गणेश होते नहीं हैं, फिर भी हम ऐसी कहानी, एक मनुष्य ने देवलोक से देव गणपति को बुलाए और उनसे कथा लिखवाई, उसका मतलब क्या होगा? भारतीय संस्कृति में तो वैसे 33 करोड़ देवता है। पहला प्रश्न तो मेरे मन में यही उठा है कि 33 करोड़ में से पर्टिकुलर गणेश जी को क्यों चुने गए? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड? तो मुझे लगता है कि गणेश गजानन है, तो दो हाथ के उपरांत एक सुंडा नाम, जो उनकी सुंड होती है, वो तीसरा हाथ है, एक्स्ट्रा हैंड वाला, एक्स्ट्रा स्किल वाला व्यक्ति उन्होंने खोजा। तो गणेश का मतलब होता है अनेक प्रतिलिपिकर्ताओं ने मिलकर ये कार्य किया है। और गजानन शब्द का अर्थ होता है गज का आनंद वाला, हाथी के मुख वाला, यानी तीसरे हाथ वाला। तो ये जो मिथक है, उस मिथक का रहस्य ये है कि इट इज ए मल्टी ऑथर टेक्स्ट, अनेक कर्तृ रचना है। महाभारत किसी एक व्यक्ति के हाथ से नहीं लिखा गया है, अनेक व्यक्तियों ने मिलकर भारत अनेक शताब्दियों में अनेक प्रदेश के अनेक मेधावी ब्राह्मणों ने मिलकर ग्रंथ की रचना की है। तो अनेक कर्तृत्व कर की रचना है, ऐसा इस मिथक का रहस्य है। जैसे कि आरंभ में जो महाभारत का मंगल श्लोक है, उसमें उसको जय संहिता कही है, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं वाचम ततो जयम उदीरयेत। जय नाम का काव्य वो पहला स्वरूप है, दैट वाज द फर्स्ट एडिशन। प्रथम संस्करण में 8,000 श्लोक थे जो व्यास जी ने गणेश जी से लिखवाए थे। तत्पश्चात व्यास के द्वारा लिखवाई गई वो जय संहिता उनके शिष्य वैशंपायन के हाथ में आई। तो वैशंपायन ने उसमें भरतवंश की कथा को जोड़ दी। 8,000 श्लोक वाला काव्य अब 24,000 श्लोक वाला बन गया। और कालांतर में सुत पुराणियों ने मिलकर जब शौनकादि ऋषि मुनियों को ये कहानी सुनाई, तो उसमें और आख्यान उपाख्यान नए जोड़े गए। क्रमशः विभिन्न शताब्दियों में बहुत कुछ नया जुड़ा है। अब वो 1,00,000 श्लोक वाला महाभारत बन गया। तो दिस इज द टेक्स्ट ट्रेडिशन। धीरे धीरे करके ये न्यग्रोध वृक्ष की तरह महाभारत का नित्य पल्लवन होता गया, नित्य विकास होता गया। और 8,000 से लेकर 1,00,000 श्लोक वाला ये ग्रंथ बना, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ हमारे देश में तैयार हुआ। अनेक शताब्दियों के विद्वानों ने, अनेक प्रदेश के विद्वानों ने मिलकर महाभारत की रचना की है। तब जाके उसमें ये क्लेम आता है, यद यहास्ति तद अन्यत्र यन्नेहास्ति न कुत्रचित। इस महाभारत में जो मिलेगा वो दुनिया की किसी और किताब में मिल जाएगा। यह न यह अस्ति, और जो महाभारत में आपको वो दुनिया की किसी और ग्रंथ में नहीं मिलेगा। मीन्स इट्स एनसाइक्लोपीडिया।
एंड त्रिकालाबाधित, भूत भविष्य वर्तमान में जो कुछ भी मनुष्य का स्वरूप हो सकता है, मनुष्य वो सब कुछ महाभारत में एकत्र हो गया है। वंडरफुल टेक्स्ट बनाई है हम लोगों ने। तो वीर सुक्तंकर जी ने ऐसे ग्रंथ की समीक्षा आवृत्ति बनाते समय उन्होंने आरंभ में क्या डिक्लेयर किया? A critical edition of the Mahabharata, in the preparation of which all important versions of the great epic shall have been taken into consideration, and all important manuscript collated and turned to account. यथासंभव बहुत सारी पांडुलिपियां हमने संतुलन पत्रिका पर उट्टंकित की है और सभी पाठांतरों को हमने लिख दिया है। Since all divergent readings of any importance will be given in the critical notes printed at the foot of the page, this edition will, for the first time, render it possible for reader to have before him the entire significant manuscript evidence for each individual passage. प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक पाठांतर को हम यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसके कारण हमारी क्रिटिकल एडिशन का जो भी पाठक होगा उस पाठक में समग्र देश में चल रही सभी महाभारत की पाठ परंपराओं का एक चित्र, एक संपूर्ण चित्र हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जो बात हमारे कमेंटेटर में नीलकंठ पहले कही थी, उन्होंने कहा था कि बहून कोशान समाहृत्य विभिन्न देशान बहून कोशान समाहृत्य विनिश्चित्य तु पाठम अग्रम प्राचाम गुरुणाम अनुसृत्य वाचम प्रज्वाल्यते भारत भावदीपः। भारत देश की बहुत सारे अनेक प्रदेशों की पांडुलिपियां मैंने भी एकत्र की है, ऐसा नीलकंठ नाम के टीकाकार कहते हैं। और बाहर बहुत सारी पांडुलिपियां ले आकर विनिश्चित तो पाठम अग्रम, उनमें से कौन अच्छे अच्छे पाठवेद है, पाठांतर है, उसका मैंने निर्णय किया है। और जब मैं उस पर कमेंट्री लिखूंगा तो हमारी गुरु परंपरा में प्रत्येक श्लोक का जो अर्थ निश्चित हुआ है, प्राचाम गुरुणाम अनुसृत्य वाचम प्रज्वाल्यते भारत भावदीपः, महाभारत पर भारत भावदीप नाम की टीका में लिख रहा हूं, ऐसा करके वो हमको बता रहे हैं। तो ये उपक्रम जो है बहुत अभिनंदनीय है और बहुत सोच समझ के प्रस्तुत किया गया है। यानी एक और हमारे संपादक भी कहते कि हमारा प्रयास यही रहेगा कि हमने समग्र देश के विभिन्न कोने से मंगवाई सामग्री, उनका पूरा डेटा एक ही पन्ने पर प्रस्तुत करेंगे। और वही बात हमारे कमेंटेटर अर्जुन मिश्र हो या नीलकंठ हो, वो लोग भी ऐसा ही करते थे। समाहृत्य विभिन्न देशियान कोशान, कोश यानी बंडल ऑफ ए मैन्युस्क्रिप्ट, और उनमें से अच्छे अच्छे पाठांतरों का ग्रहण करके हम, यानी पाठ संपादन की विधा कहने के लिए यूरोपियन स्कॉलर भारत देश में ले आए, लेकिन हमारे प्राचीन टीकाकारों को जब पढ़ते हैं तब भी ये समझ में आता है कि वे लोग भी ऐसा ही कुछ करते थे। देखिए, भाष्यकारादिभिः व्याख्यातान् संप्रतितन पुस्तकेषु स्थितान् पाठान् श्लोकांश्च गुणोपसंहार न्यायेन एकीकृत्य व्याख्यायति। गुणोपसंहार न्याय यानी जहां से गुणवत्ता सभर श्लोक मिले हैं, पाठ मिले, उन सबको एकत्र करके एकीकृत्य मया व्याख्यायते। इस स्थिति में एक भी पाठ परंपरा शुद्ध या स्वतंत्र नहीं रही। नीलकंठ ने काम तो अच्छा किया, उन्होंने भी अपने जमाने में जो भी पांडुलिपि मिली, जहां से मिली, एकत्र करके लिखा, लेकिन उन्होंने संदोहन पद्धति से सबको मिक्सअप कर दिया। कुछ बंगाल का पाठ अच्छा लगा तो उसको ले लिया, कुछ मध्य भारत का पाठ अच्छा लगा तो वहां से ले लिया, कुछ साउथ इंडिया का पाठ परंपरा ठीक लगी तो वहां से कुछ अध्याय ले लिया। यानी गुणोपसंहार न्याय से जो काम किया वो संदोहन पद्धति वाला, जैसे सर्वोपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदन वाली बात, ये टीकाकारों के जमाने में चल पड़ी थी। इस तरह से पाठ संपादन होता था और ऐसे संपादित पाठ पर टीका लिखी जाती थी।
अतः ऐसा प्रयास किया गया है कि जो पूरे भारत को मान्य हो, ऐसी समीक्षित आवृत्ति हमें बनानी चाहिए, जिसमें भी सभी पाठ परंपराओं का प्रतिनिधित्व हो जाए। अब देखिए, हमारे देश में रामायण और महाभारत दोनों की समीक्षित आवृत्तियां बनाई गई। उन दोनों के प्रधान सिद्धांत क्या रहे हैं? रामायण के लिए जो सिद्धांत था वो अलग था, और महाभारत के लिए जो समीक्षित पाठ संपादन हुआ उसका सिद्धांत क्या था, वो अलग था रामायण से। फॉर द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द रामायण, लेक्टियो डिफिलिसियर मीन्स प्रिफर द हार्डर रीडिंग। जो कठिन पाठ हो, कठिनतर पाठ हो, दो चार पाठांतर हो, उनमें से जो डिफिकल्ट दुरूह दुर्बोध पाठांतर हो उसका ग्रहण करना चाहिए। दैट रीडिंग विच शोज आर्केइक फॉर्म इज मोर प्रेफरेबल। तो रामायण का पाठ संग्रह करते समय, पाठ संपादन करते समय इस सिद्धांत को प्रमुख स्थान दिया गया। जहां आर्केइक फॉर्म हो, यानी आर्ष रूप हो, पाणिनि के व्याकरण से विरुद्ध जाने वाले पाठांतर मिल जाए, उसको वाल्मीकि कालीन पाठ मानकर उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। और जो सुबोध एवं व्याकरण सम्मत पाठांतर मिल जाए, उसको फुटनोट में डालना चाहिए। क्योंकि ऐसे सरल सुबोध पाठांतर की अपेक्षा से जो आर्ष एवं कठिन पाठ हो, उसी को मूलगामी पाठ यानी वाल्मीकि प्रणीत पाठ मानना चाहिए। ऐसा मानना उचित होगा। दैट वाज द अप्रोच फॉर रामायण। बट एग्जैक्टली ऑपोजिट, महाभारत के लिए जो दूसरा प्रिंसिपल काम में लिया गया वो ऐसा था कि टेक्सास सिंप्लिसियर इज अर्लियर देन द टेक्सास ऑर्डिनेटियर। स्लाइड को थोड़ा ऊपर ले लीजिए। तो महाभारत के लिए वीएस सुक्तंकर जी ने कहा कि जो पाठ अलंकृत होता है, बृहद होता है, विकसित पाठ होता है, वो परवर्ती काल में बना है। और जो लघु पाठ है, कुछ कम श्लोक वाला जो पर्व होता है जिस पांडुलिपियों में, उसको हम ग्रहण करेंगे। टेक्सास सिंप्लिसियर इज अर्लियर देन द टेक्सास ऑर्डिनेटियर, मीन्स शॉर्टर वर्जन इज मोर प्रेफरेबल देन द लॉन्गर वर्जन। बृहद पाठ परंपरा को प्रक्षिप्त पाठ परंपरा मानी गई। तो बृहद एवं अलंकृत पाठ की अपेक्षा से जो लघु पाठ हो वही प्राचीनतम होगा, और तद अनुसार महाभारत की क्रिटिकल एडिशन बनाई गई है। तो दो आर्ष महाकाव्यों की समीक्षित पाठ संपादन का जो लक्ष्यांक है वो अलग अलग रखे गए हैं। यद्यपि दोनों आर्ष महाकाव्य, दोनों एपिक है, रामायण एवं महाभारत, जिसको हम ट्रेडिशनली इतिहास ग्रंथ कहते हैं, तो उसके समीक्षित पाठ संपादन में वंशवृक्ष पद्धति से काम तो लिया गया, किंतु दोनों में जो यथाशक्य प्राचीनतम पाठ खोजने की इच्छा थी, वो प्राचीनतम है ऐसा निर्णय करने वाला मानदंड क्या था कि यही ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। तो रामायण के लिए दाक्षिणात्य वाचना की, जिसमें यानी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ऐसी पांडुलिपियों में जहां आर्ष पाठ सुरक्षित थे, वो रामायण का पाठ प्राचीनतम है ऐसा मानकर उसका ग्रहण कर लिया गया। लेकिन उससे ऑपोजिट जब महाभारत की क्रिटिकल एडिशन बनाने का प्रसंग आया, तो वहां पर लघु पाठ यानी कम श्लोक वाले अध्याय को ग्रहण किए गए। तो उसके आधार पर प्राचीनतमता निश्चित की गई। रामायण में आर्ष पाठ होने के कारण उसको प्राचीनतम माना गया। These are the two different approaches for two different epics. देखिए, महाभारत की दो वाचनाओं के मुख्य भेदक बिंदु क्या है? तो एक और है टेक्सास सिंप्लिसियर यानी सरल सुबोध पाठ, और दूसरा महाभारत का पाठ कैसा है? टेक्सास ऑर्डिनेटियर, बृहत एवं अलंकृत पाठ। दो तरह की पांडुलिपियां मिलती हैं। उत्तरी वाचना में यानी उत्तर भारत से प्राप्त की गई पांडुलिपियों में जो 18 पर्व आए हैं, उसमें आदि पर्व में आस्था, संभव पर्व, ये तीन उप पर्व माने जाते हैं। लेकिन जो दक्षिण भारत का महाभारत है, वहां पर 18 नहीं 24 पर्व मिलते हैं। 24 पर्व वाला महाभारत अभी जो प्रकाशित है वो 18 पर्व वाला है।
लेकिन साउथ इंडिया में बहुत सारे नए पर्व है पूरे के पूरे। क्यों ऐसा हुआ? तो उन लोगों ने आस्तिक पर्व और संभव पर्व सबको अलग अलग उपपर्व नहीं कहे। उपपर्व नहीं कहकर उन्होंने स्वतंत्र पर्व का दर्जा दे दिया। आदि पर्व की कुल श्लोकों की संख्या 8460 है उत्तर भारत में। लेकिन वही जब आप दक्षिण भारत की पांडुलिपियां लेकर आदि पर्व को देखते हैं तो वहां पर 9984 श्लोक मिलते हैं, यानी वो बृहत पाठ हो गया। उत्तरी वाचना में लघु पाठ संचरित हुआ है, ऐसा हम कहेंगे। और दाक्षिणात्य वाचना में यानी दक्षिण भारत की पांडुलिपियों में बृहत पाठ संचरित हुआ है। उत्तरी वाचना का पाठक बहुत कम जानेगा, यानी इंफॉर्मेटिव एलिमेंट्स कम है। जबकि दक्षिण भारत का जो पाठक होगा उसके पास बहुत सारी जिज्ञासाओं का शमन होगा। इतनी बारीकी है, इतनी डिटेलिंग है वहां पर कि उसका पिता कौन, उसका प्रपितामह कौन, सब इंफॉर्मेशन, उसके वंश इत्यादि वहां दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सत्यवर्ती एवं मत्स्यगंधा के पिता कौन, ये बात उत्तर भारत की पांडुलिपियों में नहीं मिलेगा। दक्षिण भारत में उसका नाम उच्चैःश्रवस दिखाया गया है। तो कथा प्रसंगों का ग्रथन व्यवस्थित नहीं है उत्तर भारत में। जबकि दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो प्रत्येक आख्यान आख्यान उपाख्यान का ग्रथन, इसका प्लॉट कंस्ट्रक्शन सुव्यवस्थित दिखाई पड़ता है। सो दिस आर द बेसिक डिफरेंसेस among these two types of recension। उत्तर भारत की वाचना में, दक्षिण भारत की वाचना में प्रथम दृष्टि में जो महत्वपूर्ण भेदक बिंदु लगते हैं वो ऐसे भेदक बिंदु है। अब क्या क्या सामग्री उन लोगों ने एकत्र करके रखी थी उसको देख लेते हैं। आदि पर्व के संपादन में कुल मिला के 235 पांडुलिपियों का उपयोग किया गया था। इनमें से 3 शारदा लिपि में। सभी लिपियों में से ग्रंथ लिपि 5वीं शताब्दी की होती है और शारदा लिपि में लिखी गई जो होती है पांडुलिपि वो 7वीं शताब्दी की होती है। ये शारदा लिपि में लिखी गई पांडुलिपियों का मूल्य अधिक होता है संस्कृत ग्रंथों के लिए। तो 3 ऐसी पांडुलिपियां महाभारत के संपादन में BORI में उपयोग में लिया गया था। उनमें एक प्राचीनतम है जिसका मैं अभी दर्शन करवाऊंगा। वो पांडुलिपि का फोटोग्राफ मैंने ग्रहण कर लिया है, जो मेरे पुस्तक के मुखपृष्ठ पर भी मैंने रखा है। 107 देवनागरी पांडुलिपियां ग्रहण की है, 32 बंगाली में लिखी हुई है, 5 नेवारी लिपि में, 1 मैथिली लिपि में और 31 ग्रंथ लिपि में लिखी गई पांडुलिपियां हैं। साथ साथ में 28 तेलुगु लिपि में लिखी और 26 मलयालम स्क्रिप्ट में लिखी गई पांडुलिपियां हैं। एक कन्नड़ में है, एक नंदी नागरी में भी लिखी गई है। इन सारी पांडुलिपियों में समग्र देश का प्रतिनिधित्व हो रहा है, ये आप लोग देख सकेंगे। महाभारत की समीक्षित आवृत्ति जो बनाई उसका प्रधान गुण पक्ष क्या है? भारत देश की लगभग सभी लिपियों में लिखी गई अनेक पांडुलिपियों का उपयोग उन लोगों ने किया। यानी वी हैव अ कॉर्पस ऑफ द होल नेशन। देश के प्रत्येक प्रदेश में कौन कौन से पाठांतर है वो सब क्रिटिकल एडिशन में आपको दिखाई पड़ेगा। आप 2-4 पांडुलिपियां लेकर क्रिटिकल एडिशन बनाएंगे तो ये नहीं आएगा। आपका उपक्रम ऐसा होना चाहिए कि मैं समग्र देश का प्रतिनिधित्व जिसमें प्राप्त हो जाए, ऐसी हर प्रांत से एक एक 2-2 पांडुलिपियां एकत्र करके ले लूं। तो इनमें से 70 पांडुलिपियां पूर्ण या आंशिक रूप में संतुलन पत्रिकाओं पर निर्दिष्ट की कोलेशन उसका किया गया है। देखिए, दिस इज द शारदा मैन्युस्क्रिप्ट। अब ये स्क्रीन बड़ा नहीं हो सकता, इसीलिए आपने शारदा लिपि में लिखा गया है। इति सभा पर्वणि, वो मैंने आइडेंटिफाई करके दिया है कि सभा पर्व की मैन्युस्क्रिप्ट है। आगे बढ़ते हैं। जो सभा पर्व में आपको क्रिटिकल एडिशन में आर में वीएस सुक्तंकर ने दिया हुआ ये पृष्ठ है। आगे बढ़ते हैं। तो महाभारत की जो संतुलन पत्रिका में 16वीं शती से लेकर 19वीं शती तक की पांडुलिपियां उपयोग में ली गई है। उसमें बहुमान्य पाठ के रूप में मुंबई से 1877 में प्रकाशित हुआ जो प्रकाशित पाठ था उसको प्रथम पंक्ति में रेड इंक से लिखा गया और उसके कॉन्ट्रास्ट में पांडुलिपियों में क्या है वो अनुगामी पंक्तियों में लिखा गया है। तो नीचे अन्य अन्य मुख्य पांडुलिपियों के अशुद्ध पाठ, पाठांतर, प्रक्षेप आदि लिखे गए थे। संतुलन पत्रिका के दोनों तरफा हाशिए में पांडुलिपियों को सांकेतिक नाम, रिमार्क आदि दिए गए हैं। अभी वर्तमान में जो पुणे से विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं उनको मैं एक प्रार्थना करता हूं
कि भांडारकर इंस्टीट्यूट में जाकर वहां की कोई संतुलन पत्रिका महाभारत की आपको देखने में मिल जाए तो उसका अच्छा फोटोग्राफ निकाल के ले आना। 2-4 संतुलन पत्रिकाएं वहां जाकर श्रीनंद बापट को कहना कि भी महाभारत की क्रिटिकल एडिशन की जो जो संतुलन पत्रिका है, कोलेशन शीट बनाई गई है, उसके फोटोग्राफ हमें चाहिए। और वो भी एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंटेशन है कि कैसे हमारे प्राचीन पुरखों ने काम किया था, क्योंकि अब हम नई पीढ़ी में कंप्यूटर से काम लेने वाले हैं। इस संग्रह को हमें प्राप्त कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सहायक सामग्री, यानी पांडुलिपियों के अलावा हमने क्या क्या उपयोग में लिया था वी.एस. सुक्तंकर जी ने। तो नीलकंठ की टीका का उपयोग किया है, जो मैंने कोटेशन आपको दिया। अर्जुन मिश्र की टीका, देवबोध की टीका, रत्नगर्भ की टीका, सारे टीका सामग्री का उन्होंने उपयोग किया। टीकाओं में जो पाठभेद है जो पांडुलिपियों में नहीं थे, वो सब उन्होंने उद्धृत किए हैं। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से विदेशों में, पड़ोसी देशों में से भी बहुत सारे रूपांतरण महाभारत के प्राप्त किए गए। जावा द्वीप से भारतम, तेलुगु में नन्नई भट्ट ने आंध्र भारतम लिखा था, महाभारत का एक संक्षिप्त रूप तेलुगु भाषा में लिखा था, उसका भी ग्रहण किया। कि नन्नई भट्ट के सामने, यानी 1025 में उनके सामने महाभारत की कोई पांडुलिपि रही होगी, उसका प्रतिनिधित्व तो इसमें मिलता है। कश्मीर की कवि क्षेमेंद्र की भारत मंजरी, एब्रिजमेंट ऑफ महाभारत, उसको भी उपयोग में लिया गया। अकबर ने भी महाभारत का पर्शियन भाषांतर करवाया था, उसको भी अवलोकन किया गया था कि अकबर के समय में 16वीं शताब्दी में कौन सा महाभारत उन लोगों ने उपयोग में लिया था। ये सारा कंपैरेटिव स्टडी करने का एक उपक्रम था। अब देखिए, महाभारत का जो वंश वृक्ष प्राप्त की गई पांडुलिपियों का, उत्तरी वाचना और दक्षिणात्य वाचना, आप उसको चित्र से समझ पाएंगे। ऊपर उठाइए उसको। शारदा, कश्मीरी, देवनागरी, नेवारी, मैथिली, बंगाली, उसका एक लॉट है जिसमें कम संख्या वाले श्लोक प्राप्त होते हैं। और दक्षिण भारत में मलयालम, तेलुगु ग्रंथ, जिसमें 9,984 श्लोक मिलते हैं। तो वी.एस. सुक्तंकर जी ने यह माना कि जहां कम प्रक्षेप हुआ है, कम श्लोक है, ऐसी उत्तर भारत की पांडुलिपियों में जो पाठ चल रहा है उसको अधिक श्रद्धेय मानना चाहिए, उसमें कम प्रक्षेप हुए हैं, तद अनुसार क्रिटिकल एडिशन बनानी चाहिए, ऐसी बनाई गई है। उन्होंने सबसे पहले, ये मेरी क्रिटिकल एडिशन में कौन सा पाठ नहीं है, एक नेगेटिव रिमार्क उन्होंने लिखी है। सुक्तंकर जी ने प्रस्तुत किया समीक्षित पाठ क्या नहीं है, तो कहते कि व्यास ने जो गणेश जी से लिखवाया था वो मैंने खोज निकाला है, ऐसा मेरा क्लेम नहीं है। एवं प्रथम प्रतिलिपि में, यानी मूलादर्श प्रति का पाठ भी मैं नहीं दे रहा हूं। वैशंपायन ने जो पाठ जन्मेजय के सामने प्रस्तुत किया था, वह पाठ भी हमने नहीं खोज निकाला है। सूत ने नैमिषारण्य में शौनक आदि के सामने जो प्रस्तुत किया था पाठ, वो भी यहाँ नहीं है क्रिटिकल एडिशन में। तो यहाँ क्या है, इस समीक्षित आवृत्ति के पाठ को भारत के किसी एक निश्चित प्रदेश का या निश्चित काल का पाठ नहीं समझना चाहिए। इस आवृत्ति में संभव है कि कोई पाठ्यांश ईसा पूर्व 200 का भी हो सकता है, तो कोई दूसरा भाग ईसा की दूसरी शताब्दी का भी हो सकता है, क्योंकि ये पूरा ग्रंथ नित्य विकासशील आर्ष महाकाव्य का पाठ है। सो डोंट अंडरस्टैंड कि व्यास ने गणपति से लिखवाया था वही आपको मिल जाएगा पाठ। महाभारत की समीक्षित आवृत्ति बनाने का पुनरपि एक बार प्रयास करना चाहिए, ऐसा भी आज प्रश्न उठता है। क्योंकि और भी जब से एनएमएम बना है, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, तो अभी बहुत सारी 9,000 से अधिक पांडुलिपियों की जानकारी, उसका सर्वेक्षण हमारे पास मौजूद है। इन लोगों ने जो काम किया था वो 300 पांडुलिपि के आधार पर था। अब 8,000 9,000 पांडुलिपियां मिलती हैं। तो ये भी एक नई चैलेंज का विषय है। कुछ सिद्धांत, कौन से सिद्धांत पर ये काम किया गया है, तो जो पाठ उत्तरी एवं दक्षिणी वाचनाओं में एक समान रूप से प्राप्त होता है, उस पाठ का ग्रहण कर लेना, तथा जो अनुष्टुप 2 नहीं 3 पंक्तियों वाला है, और यदि वह दोनों वाचनाओं में उपलब्ध है, तो 3 पंक्ति वाला अनुष्टुप मूलगामी पाठ मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। नॉर्मली हम 32 अक्षर वाला अनुष्टुप मानते हैं, लेकिन रामायण महाभारत में
कभी कभी 32 अक्षर वाला, 16 अक्षर वाली 3 पंक्ति वाला अनुष्टुप भी मिलता है, तो उसको प्राचीनतम माना गया है, मौलिक माना गया है। जहां दोनों वाचनाओं के पाठ एक समान नहीं है, वहां जो पाठ्यांश सर्वाधिक रूपांतरों में मिलता है, उसी को आंतरिक संभावना का भी समर्थन मिलता है, वही ग्राह्य होगा। इसमें 2 बिंदु है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट में वो पार्ट कॉमन पार्ट होना चाहिए, एट द सेम टाइम वो इंटरनल प्रोबेबिलिटी से समर्थित होना चाहिए। तो ऐसे पाठ का ग्रहण करके समीक्षित पाठ के रूप में रखा गया है। लेकिन यदि दोनों वाचनाओं के पाठ्यांशों में एक समान आंतरिक संभावना का समर्थन भी मिल रहा हो, तब उत्तरी वाचना के पाठ का स्वीकार किया गया है। हो सकता है कि दोनों में समान योग्यता दिखाई पड़े आपको, तब ऐसी स्थिति में उत्तरी वाचना, क्योंकि प्रोमिनेंटली आपने सर्वत्र ग्रहण किया है, तो उसको रखो और दक्षिण भारत के पाठ को फुटनोट में डाल दो। जहां एकाधिक पाठांतर मिलते हो और वे सब किसी कठिन आर्ष पाठ से निकले हो ऐसा लगता हो, सरलीकरण के आशय से, तो वहां कठिन पाठांतर को ही मान्य रखा जाना चाहिए। ऐसा एक सिद्धांत उन्होंने माना है, वीएस सुक्तंकर जी ने। अनेक पाठांतरों में अशुद्धि फैली है, तो पहले अर्थघटन का प्रयास करना, बाद में पाठ सुधारना, यानी एमेंडेशन को, टेक्स्ट एमेंडेशन को बहुत जल्दी हाथ में नहीं लेना चाहिए। महाभारत की समीक्षित आवृत्ति में अधिकृत पाठ का स्वरूप, यह पाठ महाभारत की दोनों ही वाचना एवं उनके सभी रूपांतरणों पर आधारित है। अधिकृत पाठ का निर्धारण संदोहन पद्धति यानी इक्लेक्टिक प्रिंसिपल से किया गया है, जहां से जो अच्छा पाठ मिला, जहां जिसका सभी देश का प्रतिनिधित्व, उसको ग्रहण किया गया। 2 या अधिक पाठांतरों में से उसी पाठांतर को ग्राह्य माना है कि जिसमें अनुलेखनीय एवं आंतरिक संभावनाओं का समर्थन मिलता है। प्रोफेसर वी एस सुक्तंकर जी ने लिखा है, इट इज नीडलेस टू एड दैट द कॉन्स्टिट्यूटेड टेक्स्ट मीन्स अधिकृत पाठ is based on all versions of both recension and prepared on eclectic principles. I have given whatever in each case appeared to be supported by the balance of probabilities, but all important deviations in the manuscripts are noted in the critical apparatus. Critical apparatus यानी फुटनोट में सब कुछ पाठांतर मैंने दिए हैं, so that every reader has at his disposal the entire material for controlling and correcting the constituted text whatever necessary. अमुक पाठ दिया गया है, उसका निर्धारण करने की पूरी सामग्री हमने फुटनोट में दे रखी है। आप भी अपनी बुद्धि से उसका पुनः परीक्षण कर सकते हैं। इसी दिशा में आगे हैं। उत्तरी वाचना के पाठ को अधिकृत पाठ के रूप में प्रतिष्ठित करने के साथ पाद टिप्पणी में अन्य रूपांतरणों के पाठ भेदों को दिखाए गए हैं। उसको समीक्षणीय सामग्री कहते हैं, क्रिटिकल एपरेटस कहते हैं। जिस पाद या शब्द को निश्चितता पूर्वक अधिकृत पाठ के रूप में घोषित नहीं कर सकते हैं, कभी कभी पाठ संपादक भी निश्चित नहीं है कि यही होगा मूल में, तो ऐसे पाठ के नीचे तरंग रेखा, वेव लाइन खींची गई है। जिन मामूली शब्दों की वर्तनी में दुविधा प्रवृत्ति है, जैसे रोमहर्षण भी मिलता है, लोमहर्षण भी मिलता है, नैमिष भी मिलता है, नैमिष भी मिलता है, तालव्यषकार और मूर्धन्यषकार, ऐसे पाठ भेदों की उपेक्षा हमने की है। उसी तरह से सूत उवाच हो या साउती ही उवाच हो, अलग अलग पांडुलिपियों में दोनों तरह का मिलता है, तो उसकी भी उपेक्षा की। इट कैरीज नो मीनिंग, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। इस समीक्षित आवृत्ति में मूलादर्श प्रति के पाठ को पुनः प्राप्त करने की कोशिश नहीं की गई है। मूलादर्श प्रति यानी प्राचीन से प्राचीनतर, उससे भी आगे, अथवा फर्स्ट कॉपी व्यास ने जो गणपत से लिखवाया उनमें से जो पहली प्रतिलिपि बनी होती है उसको मूलादर्श प्रति कहती है, उसको आर्ची टाइप कहते हैं। वो हमने खोज निकाला है ऐसा हमारा क्लेम नहीं है। यहाँ तो गुणोपसंहार न्याय से भारत देश की सभी पाठ परंपराओं को एक ही स्थान में उपलब्ध करवाने का उपक्रम किया गया है। They have tried to produce one constituted text which is a representative of all the areas of India. भारत के सभी प्रदेशों का
प्रतिनिधित्व मिल जाए ऐसा पाठ आपके सामने रखा है। उसका गुण पक्ष क्या है समीक्षित आवृत्ति का? तो इसमें यथाशक्य प्राचीन से प्राचीनतर पाठ का निर्णय लिया गया है, नंबर वन। यह पूर्णतः संभव है कि इसमें दिया गया पाठ उत्तम भी नहीं भी होगा अथवा अच्छा लगने योग्य भी नहीं होगा। अधिकृत पाठ इतना ही दावा कर सकता है कि पांडुलिपियों में संचरित हुए बहुविध पाठ में से यही सर्वाधिक प्राचीन है। यह समीक्षित पाठ लहिया के अज्ञान एवं प्रमादजन्य अशुद्धियों से मुक्त होगा। इस समीक्षित आवृत्ति के पाठ में आज उपलब्ध हो रही पांडुलिपियों की पूर्वज प्रतियां एंसेस्टर का एक अधिकृत पाठ, सर्वाधिक श्रद्धेय पाठ हमने पेश किया है। ये प्रयोजन क्या था? तो मानवकृत प्रतिलिपिकरण से बनी पांडुलिपियों में संचरित हो रहे अनेक पाठांतरों से ग्रसित पाठ को एक स्थिरता, टू स्टेबिलाइज द फ्लूइड टेक्स्ट, प्रदान करने का प्रथम प्रयोजन है। ऐसा होने पर ही परंपरागत पाठ को अधिक विकृत होने से हम बचा सकेंगे तथा ऐसी समीक्षित आवृत्ति के पाठ को आधार बनाकर ही महाभारत विषय काव्यशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय, सांस्कृतिक या अन्य प्रकार के अनुसंधानात्मक कार्य किया जाना चाहिए ताकि वह विवादास्पद न बने। ये नए पीएचडी के छात्रों को ध्यान में लेना चाहिए। जिस जिस ग्रंथ की समीक्षित आवृत्ति एक बार बन जाती है तो आपके शोध कार्य के लिए आपको इनवेरिएबली, इनएविटेबली ऐसी समीक्षित आवृत्ति के ही उद्धरण देने चाहिए, उसका ही उपयोग करना चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर की या निर्णय सागर के आधार पर आप कुछ लिखेंगे तो आपका थीसिस मान्य नहीं होगा। समीक्षित आवृत्ति के पाठ को ही उद्धृत करना चाहिए क्योंकि उसमें एक यथासंभव प्राचीनतम और अधिकृत पाठ दिया गया है और विद्वत गोष्ठी में ऐसे अधिकृत पाठ पर ही शोध कार्य किया जाना चाहिए। उसी को मान्यता दी गई है, उसी के आधार पर अनुसंधान होना चाहिए। अब ऐसी का प्राप्ति क्या हुई हमको समीक्षित आवृत्ति, ये कुछ नवीन बात मैं आपको बता रहा हूँ। आदि पर्व से बाहर निकलकर ऑल ऑफ ए सडन वी.एस. सुक्तंकर जी का अवसान हो गया और क्या किया जाए। पुणे की स्कॉलरशिप में सेकंड वॉल्यूम जो बनाया सभा पर्व का, उसके लिए उन्होंने पंचतंत्र की क्रिटिकल एडिशन बनाने वाला जो फ्रैंकलिन एडगर्टन था उसको बुलाया और उन्होंने दिग्विजय पर्व में रोम साम्राज्य का उल्लेख खोज निकाला। अंताखिम चैव रोमां च यवनानां पुरम तथा दूतैरेव वशे चक्रे करम चैनान अदापयत। तो यहाँ पर अनेक पाठांतर मिलते थे, रोमांश रामम च दासम च रामाम च, ऐसे 4 पाठ भेद थे। उनमें से उन्होंने रोमाम को पकड़ लिया और उन्होंने कहा फ्रैंकलिन ने कि ये रोमा और कोई नहीं है, ये रोम है, ग्रीस रोम। वहां तक पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ करने, राजस्वी यज्ञ करने से पहले वहां तक के राजाओं को जीत लिए थे, वहां की संपत्ति भारत में ले आए थे। उसका एक रेफरेंस यहाँ मिलता है, यवना नाम पुरम तथा वगैरह जो वाली बात है। तो ही हैज पॉइंटेड आउट कि महाभारत का समय क्या हो सकता है। तो ये रोम का जो निर्देश मिला, इससे सिद्ध होता है कि इस समीक्षित आवृत्ति में दिया गया पाठ ईसा पूर्व प्रथम शती से अधिक पुराना नहीं है। महाभारत को हम 5000 वर्ष पहले रखते हैं, लेकिन जो अवेलेबल लिखित स्वरूप में पांडुलिपियां हैं उनमें जो पाठ मिलता है वो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से ऑनवर्ड नीचे वाले भाग में है, उससे अधिक पुराना हम नहीं खोज पाते हैं। यह जानकारी अपने आप में एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि महाभारत की आज जो क्रिटिकल एडिशन बनी है उसमें किस समय का पाठ है। तो 5000 वर्ष पुराना नहीं है, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से ऑनवर्ड वाला पाठ मिलता है। नेक्स्ट, तो जनमानस में आरूढ़ कथा भी प्रक्षिप्त घोषित की गई है, जैसे कि मत्स्यवेद के समय में द्रौपदी ने कर्ण को देखते ही घोषित किया था, दृष्ट्वा तु तम कर्णम द्रौपदी वाक्यम उच्चैर्जगाद नाहम भरयिष्यामि सूतम। मैं इस सूत को, दास पुत्र को के साथ शादी नहीं करूंगी। इसको सुनते ही सूत पुत्र अपमानित हुए, कर्ण दुखी हुआ, कर्ण वापस अपने स्थान पर बैठ गया।
ऐसी पाठ परंपरा कथाकारों में चलती है, लेकिन महाभारत की समीक्षित आवृत्ति में यह प्रसंग प्रक्षिप्त मानकर फुटनोट में डाला गया है, उसको हटाया गया है, क्योंकि देवनागरी की 14 पांडुलिपियों में से केवल 3 पांडुलिपि में यह वाक्य मिलता है। तद्वत कश्मीर तथा नेवारी की एक एक देवनागरी पांडुलिपि में ही मिलता है। एवं शारदा, मैथिली तथा बंगाल की पांडुलिपियों में द्रौपदी का यह वाक्य नहीं मिलता है। दक्षिण भारत की तेलुगु ग्रंथ मलयालम पांडुलिपि में भी यह अनुपलब्ध है। इसके आधार पर इस कर्ण वाले प्रसंग को हटाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाभारत की समीक्षित आवृत्ति की तीसरी उपलब्धि। द्रौपदी वस्त्रहरण के समय कृष्ण आए थे। कृष्ण ने सैकड़ों साड़ियां पहनाई। द्रौपदी को उसकी मर्यादा का संरक्षण करने के लिए कृष्ण वहां उपस्थित हुए। ये सारी कथाएं कथाकार के मुख से हम सुनते हैं, लेकिन महाभारत की क्रिटिकल एडिशन में से उसको हटाया गया है। केवल द्रौपदी ने अपने बल पर अपने स्वरूप की रक्षा की थी, ऐसी बात वहां पर कही गई है। इसमें द्रौपदी का चरित्र उसमें बहुत बिखर के आते हैं। कृष्ण की सहायता से उसने अपनी लज्जा का रक्षण किया, ऐसा नहीं, उसने अपने बल पर उसका अपनी लज्जा का रक्षण किया था। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसमें द्रौपदी की वहां भक्ति भाव होता है कि कृष्ण की सहायता से उनके सही मित्र के रूप में आए भगवान कृष्ण और अनेक साड़ियां पहनाई। लेकिन मूल पाठ, प्राचीनतम पाठ का महाभारत का ऐसा कहता है कि द्रौपदी ने अपनी रक्षा अपने बल पर की थी। ठीक है, ये सूर्य ग्रहण आ गया और एक दिन में इसको मारना था जयद्रथ को, वो वाली बात भी है। अब समीक्षित आवृत्ति के उपरांत भी वाद विवाद चल रहा है। एक ग्रंथ जो गूगल आर्काइव में मिल जाएगा आपको, उसकी ओर मैं आपका ध्यान केंद्रित करता हूं। फिलोलॉजी एंड क्रिटिसिज्म, ए गाइड टू महाभारत टेक्सुअल क्रिटिसिज्म बाय विश्वा अदलुरी एंड जयदीप बागची, पब्लिश्ड बाय एंथम प्रेस, लंदन, 2018 में प्रकाशित हुआ है। और महाभारत की समीक्षित आवृत्ति पर जो टीका टिप्पणी विदेश में चलती हैं, उसका सही उत्तर, प्रत्युत्तर, उसका प्रत्याख्यान यहाँ दिया गया है, प्रतिवाद किया गया है। ये ग्रंथ हम भारतीयों को देखना चाहिए। बस, धन्यवाद।